हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुका है और साइंस का एग्जाम 20 फरवरी को होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं पूरा बुक का समरी 2 नंबरी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पूरा बुक का निचोड़ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। टोटल 2 नंबरी वाला टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा बुक में जो भी 2 नंबरी वाला क्वेश्चन सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। टोटल 32 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरा क्वेश्चन अगर यदि आप कवर कर लिए तो आपका 2 नंबरी वाला सेक्शन आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा 3 नंबरी वाला, उसके बाद लाऊंगा 5 नंबरी वाला। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पूरा बुक का निचोड़ है, 2 नंबरी का टारगेट इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। आपका 6 पूरा कवर हो जाएगा, 6 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर, उत्तर लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको इस बातों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको लेंस बनाना है और यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है। देखिए, क्वेश्चन बोला गया है वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच में, देखिए F1 यहाँ पर है, 2F1 यहाँ पर है, बीच में रखेंगे वस्तु को और एक सीधी रेखा ले जाएंगे। ठीक है, समानांतर ले जाएंगे मुख्य अक्ष के, और यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखा जाएगा वो F2 से होकर गुजरेगा। इस तरीके से स्केल से बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है। उसके बाद दूसरा, यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ से जाएगा बिल्कुल सीधा, और दोनों रेखा, दोनों किरण जहाँ पर मिलेगा उसको मुख्य अक्ष के साथ इस तरीके से डॉट लाइन में मिला देना है। ये वाला हमारा जो B डैश A डैश है ये हमारा प्रतिबिंब है। तो बस इतना सा करना है, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। रेखा खींचने के लिए आएगा ही, आरेख खींचने के लिए आएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर। देखिए, जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। यह 2 नंबरी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर देखिए, जरा दूरदर्शिता यह नेत्र में होने वाला एक प्रकार का दीर्घ दृष्टि दोष है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। कारण, यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। इसका देखिए इलाज यानी कि संशोधन, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का व्यवहार चश्मा के रूप में करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, उपचयन अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों। या यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर, उपचयन अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए उपचयन, यहाँ पर उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना। यहाँ पर देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है, देखिए तो यहाँ पर अपचयन होगा। और यहाँ पर H में यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये उपचयन होगा। तो ये वाला इसी तरीके से आपको डायग्राम के साथ इस तरीके से फिगर, इस तरीके से एरो देकर लिखना पड़ेगा, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। जहाँ पर उपचयन अपचयन दोनों होता है, बस रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर की ओर। देखिए, बेकिंग सोडा के 3 उपयोग लिखें। तो देखिए, पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में, दूसरा सोडा अम्ल अग्निशामक में, तीसरा देखिए औषधि के रूप में शरीर की अम्लता दूर करने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, पित्त रस के कोई 2 कार्य लिखें। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा और ज़्यादा लंबा भी नहीं है। तो इसका उत्तर देखिए, अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। दूसरा है, यह दांत की दीवारों को क्रमांकुचन के लिए उत्तेजित करता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर। देखिए, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में 2 अंतर लिखना है। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में 2 अंतर। तो इसका उत्तर देखिए, पादप हार्मोन दिशिक होते हैं परंतु जंतु हार्मोन दिशिक नहीं होते हैं। फिर देखिए दूसरा,
पादप हार्मोन के लिए अलग से ग्रंथियां नहीं होती, किंतु जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए परागन व निषेचन क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले आपको अंतर लिखना है यहाँ पर, तो बीच में एक लाइन खींच लेना है। एक तरफ लिखना है परागन क्रिया, दूसरा तरफ लिखना है निषेचन क्रिया। देखिए परागन में पहला नंबर वह क्रिया जिसमें परागन स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं परागन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए निषेचन में ए नंबर वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाती है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर परागन क्रिया में यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है और निषेचन में देखिए यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। फिर देखिए परागन में सी नंबर परागन क्रिया 2 प्रकार की होती है, स्वपरागन और पर परागन। वहीं पर देखिए निषेचन क्रिया भी 2 प्रकार का होता है, पहला है बाह्य निषेचन, दूसरा है आंतरिक निषेचन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर जैव भू रसायन चक्र क्या है। जैव भू रसायन चक्र क्या है, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दें। तो इसका उत्तर देखिए भूमि पर पाए जाने वाले रसायन जो अवशोषित होकर पौधों में पहुंचते हैं उनसे तरह तरह की यौगिकों का संश्लेषण होता है, उन्हें जैव रसायन कहते हैं। ये रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में भ्रमण करते हैं और जीवधारी की मृत्यु के पश्चात जैव अपघटन के प्रक्रम द्वारा पुनः भूमि में पहुंच जाते हैं। इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 9 नंबर देखिए यहाँ पर फिर से एक आरेख वाला क्वेश्चन है। उत्तर लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आरेख खींचना है। देखिए वस्तु कहाँ पर है, एफ और केंद्र के बीच में। यहाँ पर एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाला किरण एफ से पार होगा, F2 से पार होगा, और दूसरा यहाँ पर केंद्र से जाएगा किरण, ठीक है। और किरण जो जा रहे हैं आपस में इधर आगे नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग पीछे ले जाएंगे तो मिलेगा, पीछे मिलेगा, पीछे। और जहाँ पर मिलेगा वो रहेगा हमारा प्रतिबिंब। यहाँ पर A1 डैश B1 डैश ये हमारा प्रतिबिंब है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। सिंपल है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से आरेख खींचने वाला आएगा ही आएगा। वस्तु कहीं पर भी रह सकता है, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर रेटिना से जुड़े 2 तंतु के नाम लिखिए। पहला है देखिए छड़नुमा, दूसरा शंकुनुमा। दोनों को याद कर लीजिएगा। रेटिना से जुड़े 2 तंतु, पहला है छड़नुमा, दूसरा शंकुनुमा। फिर देखिए 11 नंबर ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं, एक एक उदाहरण दे। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए उत्तर ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऊष्मा शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। जैसे देखिए N2 + O2 दोनों मिलकर NO बनाता है और यहाँ पर 43.2 केल्विन यहाँ पर माइनस हो रहा है, यानी कि ऊष्मा अवशोषण हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे देखिए C + O2 गिव्स CO2 और यहाँ पर 94.45 केल्विन यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर देखिए अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, इस कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता। सिंपल है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर देखिए मानव के मुख में 3 जोड़ी लाल, यहाँ पर लाल की जगह लार होना चाहिए, लार। मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। इसमें उत्पन्न होने वाले रस लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम
टायलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तित करते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो इसका उत्तर देखिए, बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत से पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणुधानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। वहाँ वे पुनः नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, जैसे राइजोपस। याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला 16 नंबर, जैविक के आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है? तो इसका उत्तर देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कीटाणुनाशक या कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीर के वसीय ऊतकों में संचित होते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के वसीय ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। मतलब समझिए, आप पेड़ पौधा खाते हैं, यानी कि हम लोग मान के चलिए पालक साग खाएं, बहुत पौष्टिक है, ठीक है, लेकिन मान के चलिए उसमें कीड़े मारने वाला दवाई अगर छिड़काया गया है तो वहाँ पर उसको धोने के बाद भी थोड़ा बहुत रह जाता है, ठीक है, और उसको जब हम लोग खाते हैं तो वहाँ का जो कीटनाशक है, हानिकारक रसायन, वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है। इसी को बोलते हैं जैव आवर्धन। अब आगे देखिए, हाँ, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा तथा सर्वोच्च स्तर पर यह आवर्धन सर्वाधिक होगा। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 17 नंबर, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। अब देखिए, अब वस्तु कहाँ होना चाहिए? ध्रुव तथा फोकस के बीच में। यहाँ पर देखिए, ये ध्रुव तथा फोकस के बीच में यहाँ पर क्या है? अवतल दर्पण है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन, उसमें लेंस था, यहाँ पर दर्पण है। तो दर्पण वाला भी आप लोग आरेख खींचने सीख लीजिएगा। वस्तु से निकलने वाला जो किरण है, वो एक किरण देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, और क्योंकि यह दर्पण है तो आगे नहीं जा पाएगा, वापस टकरा कर पीछे आएगा, एफ से होकर गुजरेगा। और दूसरा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बस आएगा और यहीं से जाएगा भी, इस तरीके से। तो यहाँ पर कहीं पर देखिए मिलेगा नहीं ये जो किरण है वो, तो इसको हम लोग आगे काल्पनिक तौर पर ले जाएंगे, और यहाँ पर जहाँ पर मिलेगा वहाँ से मुख्य अक्ष पर लाइन खींच देंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। तो इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 18 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? इसे कैसे दूर किया जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। कारण देखिए, कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। फिर देखिए दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, निवारण, संशोधन या इलाज क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए उत्तम लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 19 नंबर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, लोहे के
किल कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनाने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ये जो समीकरण है इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो इसका उत्तर देखिए, ये तो हमने पहले ही देखा है पर फिर भी हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजक होकर H+ आयन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ पर शुष्क है, ये यहाँ पर जल की कमी है। जल रहता तो हो जाता, लेकिन जल की अभाव में ना तो अम्ल जैसा व्यवहार करेगा और ना ही क्षार के जैसे। देखिए आगे, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। यहीं पर अगर हम लोग इसमें जल मिला दें तो रंग बदल जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर हो गया है। 22 नंबर देखिए, 20 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला 22 नंबर, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर देखिए, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। फिर देखिए दूसरा, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, प्रतिवर्ती चाप क्या है? इसके कौन कौन से घटक हैं? तो इसका उत्तर देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। पहला देखिए ग्राही अंग, दूसरा संवेदी तंत्रिका, तीसरा तंत्रिका केंद्र, चौथा प्रेरक तंत्रिका और चौथा अभिवाही अंग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, DNA की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो इसका उत्तर देखिए, DNA अणुओं में शरीर की डिजाइन, कार्यकी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, जिनके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। DNA की प्रतिकृति बनने से नई कोशिका में भी एक DNA चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकती है अथवा इसके विकास में योगदान दे सकती है। DNA के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 25 नंबर, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो इसका उत्तर इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम खींचना है। डायग्राम, वस्तु कहाँ पर हो? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र यहाँ पर है, वस्तु ये है AB, ठीक है। तो एक के रेखा तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और F से टकराएगा। दूसरा जो है वो F से जाएगा और समानांतर हो जाएगा, और ये दोनों रेखा जहाँ पर मिलेगा वो रहेगा प्रतिबिंब, यानी कि जस्ट वस्तु के नीचे बनेगा। इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर देखिए, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। फिर देखिए कारण क्या क्या कारण है। पहला कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। फिर देखिए दूसरा कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसका निवारण संशोधन इलाज क्या है? देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। याद कर लीजिएगा, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 27 नंबर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों
के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला 28 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दे। उदासीनी अभिक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों को मिला देंगे तो NaCl यानी कि नमक और वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। फिर देखिए वहीं CaOH2 को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ पर CaSO4 प्लस 2H2O बन जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर देखिए, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर देखिए, पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। फिर देखिए 30 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका, इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका एक उदाहरण है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 31 नंबर, DNA प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर देखिए, DNA प्रतिकृति बनने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताओं से जैव विकास होता है। दूसरा महत्व देखिए, DNA प्रतिकृति बनने से कोशिका विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए अनिवार्य है। सिंपल सा है, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? या यही क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है, पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्टों का ढेर लग जाएगा। सभी जैव भू रसायन चक्र बाधित होने लगेंगे तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 2 नंबरी क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 का 6 पूरा कवर हो जाएगा। इतना अगर आप कर लिए तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही आप लोगों को 3 नंबरी वाला पूरा बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू।